चेंज हर चीज में टाइम टू टाइम आती है। जैसे कि पहले 2G था, फिर 3G, फिर 4G एंड फिर 5G आ गया है। या फिर पहले आप छोटे थे, फिर बड़े हो गए, फिर और बड़े होते गए। ऐसे ही सीटी स्कैन में चेंज आ गई ओवर टाइम। इन चेंजेस को कहते हैं सीटी जनरेशंस या फिर जियोमेट्रीज। आज की वीडियो में हम इन्हीं पे बात करेंगे कि क्या क्या चेंज आई सीटी स्कैन में, कंप्यूटर टोमोग्राफी में ओवर टाइम, और उनके क्या क्या एडवांटेजेस थे और क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, माय नेम इज अनीस कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सीटी स्कैन यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसमें वेराइटीज ऑफ चेंजेस हो गई हैं जब से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इन चेंजेस को कहते हैं सीटी स्कैन जनरेशंस या फिर जियोमेट्रीज भी इनको कहते हैं। जो मेन ऑब्जेक्टिव इन चेंजेस का था वो था टाइम को कम करना। फिर चाहे वो स्कैनिंग का टाइम हो, मोशन का टाइम हो, रिकंस्ट्रक्शन का टाइम हो या फिर एक्विजिशन का टाइम हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जो रिजोल्यूशन है इमेज का, उसको शार्प करना, उसमें अच्छी क्वालिटी क्रिएट करना। ये मेन ऑब्जेक्टिव था इन सारी वेराइटीज, इन सारी चेंजेस का। पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैन। इसको रोटेट, ट्रांसलेट, पेंसिल बीम भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो मोशन है वो रोटेट भी था और ट्रांसलेट भी था। और इसका जो बीम है वो पेंसिल बीम यानी कि स्ट्रेट बीम होता था। इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1971 में और इसको यूज किया जाता था फॉर हेड यानी कि हेड की स्टडी के लिए ओनली इसको यूज किया जाता था। इसमें जो डिटेक्टर्स लगते थे वो दो होते थे जो पैरेलल रे जियोमेट्री यूज करते थे। और इसमें जो डिटेक्टर होता था वो सोडियम आयोडाइड का होता था। ये लीनियरली एक्वायर करता था 160 रेज यानी कि 160 रेज ये लीनियरली एक्वायर करता था। और इसमें जो प्रोजेक्शंस होती थी वो 180 होती थी। और इनका जो इंटरवल होता था बीच में वो 1 डिग्री का होता था। और इसमें जो FOV यानी कि फील्ड ऑफ व्यू होता था वो 24 सेंटीमीटर होता था। इसमें जो टाइम ड्यूरेशन था वो 4 to 5 मिनट पर स्कैन को लगते थे यानी कि 4 से 5 मिनट पर स्कैन को लगते थे। और रिकंस्ट्रक्शन को 1.5 मिनट्स लगते थे यानी कि 1.5 मिनट रिकंस्ट्रक्शन पर स्लाइस को लगता था। और स्कैन करने को 4 to 5 मिनट्स लगते थे। इसको मैं आपको थोड़ा सा इजीली समझाता हूं। यहाँ पे आपको ट्यूब है, ये पेशेंट है और यहाँ पे डिटेक्टर होता था। ये यहाँ से रेज छोड़ता था, फिर नीचे आके यहाँ पे डिटेक्टर के हिट करती थी। ये हो गया एक इंटरवल। फिर ये 1 डिग्री का रोटेशन इंटरवल लेता था और फिर वहां से सिग्नल भेजता था, फिर नीचे जाके ये डिटेक्टर को हिट करती थी। ऐसे ये कंटिन्यू होता रहता था। इसमें जो टाइम है वो ज्यादा लगता था और इंटरवल भी 1 डिग्री का होता था यानी कि पैथोलॉजी मिस होने के चांसेस भी इसमें थे। और इसको सिर्फ हेड की स्टडी के लिए यूज किया जाता था। अगर हम इसको लीनियर मेजरमेंट करें तो फिर 160 मल्टीप्लाइड बाय 180 विच इज इक्वल टू 28,800 रेज इसमें होती थी। इसमें एक एडवांटेज ये था कि इसमें स्कैटर्ड रेडिएशन जो है वो मिनिमम रहती थी, क्योंकि पेंसिल बीम होता था जिसकी वजह से इसमें स्कैटर्ड रेडिएशन जो है वो मिनिमम रहती थी। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। जो हम सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर यूज करते हैं वो स्लो होता था काम करने में और उसका आफ्टर ग्लो बहुत ही टाइम तक रहता था। और उसका जो स्कैनिंग टाइम है वो बहुत ही ज्यादा होता था। इसकी जो इमेज आप देख सकते हो ये बहुत ही पुअर इमेज होती थी। इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर होती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये सिर्फ हेड की स्टडी के लिए यूज किया जाता था, जिसको वाटर बाथ में डालना पड़ता था। सिर्फ हेड की स्टडी के लिए इसको यूज किया जाता था फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैन को। इसलिए इस चीज में वेरिएशन यानी कि चेंज लानी बहुत ही जरूरी थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन को रोटेट, ट्रांसलेट, नैरो फैन बीम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बीम जो था वो नैरो था लेकिन वो फैन बीम होता था। इससे जो एरिया है वो हम ज्यादा कवर कर पाते थे। ये सेम एज फर्स्ट जनरेशन होता था। ये इंट्रोड्यूस किया गया 1974 में और इसको भी सिर्फ हेड की स्टडी के लिए यूज किया गया। लेकिन ये थोड़ा सा फास्ट था क्योंकि इसमें जो बीम था वो था नैरो फैन बीम। नैरो तो था लेकिन वो फैन बीम था, जिसकी वजह से हम ज्यादा एरिया कवर कर सकते थे। इसमें जो डिटेक्टर्स है वो 30 यूज किए गए हैं, लेकिन जो डिटेक्टर्स है वो पहले ही थे। जो हमने सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर है वही डिटेक्टर हमने फिर से इसमें यूज किया।
अगर हम इसका मेजरमेंट करें, इसमें 600 रेज, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में 160 रेज थी, इसमें 600 रेज हैं। और जो प्रोजेक्शन फर्स्ट जनरेशन में थी वो थी 180, और इसमें 540 प्रोजेक्शन यानी कि वेव्स होती हैं, जो कि किसके बराबर होती है, 3,24,000 इसमें टोटल आता है। जो रेज है वो 3,24,000 टोटल इसमें आते हैं, जो कि ज्यादा है फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। और एक इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जो स्कैनिंग टाइम है वो कम हो गया, फ्रॉम 1.5 मिनट टू 18 टू 20 सेकंड्स तक इसमें जो स्कैनिंग टाइम है वो आ गया है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इसमें नैरो फैन बीम को यूज किया गया, यानी कि बीम जो है वो फैन यूज किया गया, जिसकी वजह से हमें एरिया ज्यादा कवर होता है, लेकिन उसी वजह से हमें स्कैटर्ड रेडिएशन जो है वो ज्यादा आ जाती थी, जिसकी वजह से इमेज क्वालिटी पुअर हो जाती थी। एरिया तो ज्यादा कवर होता था लेकिन इमेज क्वालिटी कम हो जाती थी, क्योंकि स्कैटर्ड रेडिएशन इसमें ज्यादा होती थी। और एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये था, इसमें जो डिटेक्टर है वो सेम यूज किया गया जो फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया, सोडियम आयोडाइड, जिसका आफ्टर ग्लो ज्यादा है और इमेज क्वालिटी भी उसकी कुछ खास नहीं है, यानी कि इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं है इसकी। इसके बाद हम आते हैं थर्ड जनरेशन पे, जिसको कहते हैं रोटेट वाइड फैन बीम, यानी कि इसमें एक्चुअली ट्यूब भी रोटेट करता है और डिटेक्टर भी रोटेट करता है, और इसमें जो बीम है वो वाइड फैन बीम है, यानी कि बीम का जो एरिया है उसको इंक्रीज किया गया है। इसमें क्या करते हैं, एक्चुअली ट्यूब एंड डिटेक्टर दोनों को माउंट कर दिया जाता है ऑन ए रिजिड रिंग पे इसको माउंट कर दिया जाता है, और ये रिवॉल्व करता रहता है अराउंड द पेशेंट, ताकि पूरा एरिया कवर कर सके। और इसमें जो बीम का एंगल है उसको भी इंक्रीज किया गया, ताकि और ज्यादा स्ट्रक्चर्स इसमें आ जाए। थर्ड जनरेशन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 1975 में फॉर फास्टर ऑल एनाटॉमी, यानी कि ऑल एनाटॉमी को फास्टर स्कैन करने के लिए इसको 1975 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें जो डिटेक्टर है वो मोर देन 800 होते थे, यानी कि इसमें डिटेक्टर्स जो है वो इंक्रीज किए गए देन सेकंड एज वेल एज फर्स्ट जनरेशन। और इसमें जो स्कैनिंग टाइम है वो भी कम लगता था, लेस देन 0.5 सेकंड इसमें स्कैनिंग टाइम लगता था। थर्ड जनरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फायदे भी हैं, यानी कि एडवांटेजेस भी हैं इस थर्ड जनरेशन के। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसमें प्री डिटेक्टर एंड पोस्ट पेशेंट कॉलिमेशन होती थी, यानी कि प्री डिटेक्टर कॉलिमेशन एंड पोस्ट पेशेंट कॉलिमेशन, ये दोनों चीजें थर्ड जनरेशन में आई। और दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें पेशेंट डोज जो है बहुत ही कम लगता था। तीसरा एडवांटेज ये है कि इसमें हम डिटरमाइन कर सकते थे स्लाइस थिकनेस, यानी कि स्लाइस थिकनेस को हम डिटरमाइन कर सकते थे थर्ड जनरेशन में। ज़ीनॉन एंड सेंटिलेशन डिटेक्टर को इसी जनरेशन में यूज किया गया पहली बार, और इसमें मोर देन 1000 प्रोजेक्शंस हम यूज कर सकते थे एट द सेम टाइम। फर्स्ट जनरेशन में कितनी प्रोजेक्शंस थी, 180, और सेकंड में कितनी थी, 540। इसमें हम मोर देन 1000 प्रोजेक्शन यूज कर सकते थे एट सेम स्कैन टाइम, यानी कि एक स्कैन टाइम में मोर देन 1000 प्रोजेक्शंस हम यूज कर सकते थे। लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, जैसे कि एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर को माउंट कर दिया जाता था एक रिजिड रिंग पे, और ये रिवॉल्व करता रहता था अराउंड द पेशेंट। इसमें क्या होता था, अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती तो जो इंफॉर्मेशन है वो मिस हो जाती, जिसकी वजह से फिर रिंग आर्टिफैक्ट आता था, यानी कि रिंग आर्टिफैक्ट हमें थर्ड जनरेशन में पहली बार आ गया। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये था, इसमें मोर स्कैटर्ड रेडिएशन होती थी, क्योंकि वाइड फैन बीम होता था, जिसकी वजह से ज्यादा स्कैटर्ड रेडिएशन आती थी और इसका रेजोल्यूशन जो है वो इफेक्ट करता था। तीसरा इसमें डिसएडवांटेज ये था कि ये एक्सपेंसिव थी, यानी कि बहुत ही महंगी मशीन ये आती थी। और फोर्थ डिसएडवांटेज ये था कि इसमें जो वायरिंग है वो बहुत ही मुश्किल करनी होती थी, यानी कि जब ये रिवॉल्व करता रहता था इसके पीछे से वायरिंग लगानी पड़ती थी, जो कभी कभी डैमेज भी कर सकती थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन, जो बहुत ही डिफरेंट है देन दी थर्ड जनरेशन। इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 1976 में। इसमें रोटेट स्टेशनरी होता था। इसमें क्या करते थे, डिटेक्टर्स को एक आग के अंदर फिट करते थे, यानी कि मोर देन 4800 डिटेक्टर्स को फिट किया जाता था इनसाइड द आर्क, और एक्सरे ट्यूब को रोटेट करवाया जाता था इनसाइड द आर्क, यानी कि एक्सरे ट्यूब जो है कंटिन्यूसली रोटेट करता था और डिटेक्टर्स इसमें जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे इनसाइड द आर्क।
फोर्थ जनरेशन सीटी स्कैन बहुत ही फास्ट था। इसमें और एक एडवांटेज ये था, जो केबल्स यानी कि वायर्स का खतरा था इलेक्ट्रिकल शॉक होने से, वो कम हो गया, उसको सॉल्व किया गया, क्योंकि डिटेक्टर्स को एक ही जगह फिट किया गया, उसमें जो केबल्स हैं वो एक ही जगह फिक्स रहती थी। थर्ड जनरेशन में ये रोटेट करती रहती थी, जिसमें इलेक्ट्रिकल शॉक होने के खतरा ज्यादा था। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। एक तो ये कॉस्टली थी, यानी कि फ्रॉम 1200 टू 4800 डिटेक्टर्स इसमें यूज किए जाते थे, जिसकी वजह से ये ज्यादा कॉस्टली होती थी। इसमें जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो ज्यादा होती थी, और जो पेशेंट डोज है वो भी इंक्रीज हो गया देन दी थर्ड जनरेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 1980s में, और इसको यूज किया गया फॉर कार्डियक कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी कि स्पेशली इसको किस चीज के लिए यूज किया गया? फॉर कार्डियक कंप्यूटेड टोमोग्राफी के लिए इसको स्पेशली यूज किया जाता था। इसमें क्या होता है? इसमें होता था स्टेशनरी, यानी कि एक्सरे ट्यूब भी स्टेशनरी था और डिटेक्टर भी स्टेशनरी था। इस फिफ्थ जनरेशन में कोई भी कन्वेंशनल एक्सरे ट्यूब यूज नहीं किया गया, बल्कि एक लार्ज आग यूज की गई, जो कि टंगस्टन की बनी हुई थी, जो कि 210 डिग्री होती थी, यानी कि 210 डिग्री तक ये आग थी जो कि टंगस्टन की बनी हुई होती थी। इसमें इलेक्ट्रॉन गन को यूज किया जाता था। ये जो लार्ज आग है टंगस्टन की, इसको अपोजिट रखा जाता था डिटेक्टर के, ताकि जो इलेक्ट्रॉन गन है वो फोकस करे इस पे, और हर जगह से हम इमेजेस ले सकें, यानी कि हर सेक्शन से हम इमेजेस ले सकें। इमेज को ऑब्टेन करने के लिए हमें 50 मिली सेकेंड्स इसमें लगते थे, और होल हार्ट को एक्वायर करने के लिए हमें 0.2 सेकंड सिर्फ लगते थे, जो कि फोर्थ जनरेशन में 1 सेकंड था, और इसमें आगे कितना हो गया? 50 मिली सेकेंड्स इसमें हो गया। इस जनरेशन के सीटी स्कैन बहुत ही यूजफुल होते थे फॉर कार्डियक, पीडियाट्रिक एंड ट्रॉमा इमेजिंग। इन चीजों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इस जनरेशन के कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनर्स, यानी कि सीटी स्कैन्स। इसके बाद सीटी स्कैन यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी में और भी इंप्रूवमेंट्स होती गई ओवर टाइम। थर्ड जनरेशन को फोर्थ जनरेशन से मिला के प्लस स्लिपरिंग टेक्नोलॉजी प्लस हेलिकल मोशन, इसको कहा जाता है सिक्स्थ जनरेशन, यानी कि इन सब चीजों को मिला के हमने क्या बनाया? सिक्स्थ जनरेशन। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1990 में, इसको इंट्रोड्यूस किया गया सिक्स्थ जनरेशन को। इसमें जो स्लिपरिंग टेक्नोलॉजी होते हैं जो अलो करते हैं इस गैंट्री, यानी कि आग को मूव करने में अराउंड द पेशेंट, और जो हेलिकल मोशन होता है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। जब भी ये आग मूव करती है अराउंड द पेशेंट, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है फ्रॉम द पेशेंट। इससे क्या हो गया? एक तो स्कैनिंग टाइम बहुत ही कम हो गया, और दूसरा हमने इमेज हर सेक्शन से ली, यानी कि हर प्रोजेक्शन से हमने इमेजेस ली। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो पेशेंट डोज है वो बहुत ही कम लगता था, और कंट्रास्ट एजेंट्स भी कम लगते थे इस सिक्स्थ जनरेशन की वजह से। सिक्स्थ जनरेशन इतना इंप्रूवमेंट है कि हम 1 ब्रेथ होल्ड में पूरा स्कैन लेते थे, यानी कि जिस भी ऑर्गन का हमें स्कैन करना होता है वो हम एक ही ब्रेथ होल्ड में लेते हैं। जितने टाइम में पेशेंट एक ब्रेथ होल्ड करता है, इतने टाइम में हम पूरा स्कैन ले लेते हैं। इसी सिक्स्थ जनरेशन में और एक इंपॉर्टेंट चीज को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको कहते हैं पिच। पिच का मतलब होता है टेबल इंक्रीमेंट विथ 360 रोटेशन ऑफ द गैंट्री, यानी कि रोटेशन ऑफ ए गैंट्री कितनी होगी उसी हिसाब से जो टेबल है, काउच है, वो मूव करता है, और तभी हमें अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, और तभी हम डिटेक्ट कर पाते हैं नॉर्मल एंड पैथोलॉजी में। इसके बाद और एक इंप्रूवमेंट हो गई, जिसको कहते हैं सेवंथ जनरेशन। इसमें क्या करते हैं? मल्टी डिटेक्टर अरे को यूज किया जाता है, जिससे हमें स्कैनिंग टाइम जो है वो कम होता था, मोर एक्सरेज को प्रोड्यूस किया जाता था। इसमें स्लाइस थिकनेस को इंप्रूव किया गया फ्रॉम 5 mm, फिर 10 mm, फिर 15 mm, और फिर 20 mm तक स्लाइस थिकनेस, यानी कि स्लाइस हम ले सकते थे। तो यहां तक जो हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टोमोग्राफी या फिर जियोमेट्रीज ऑफ कंप्यूटर टोमोग्राफी जो है वो कंप्लीट होता है। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और जो हम आजकल सीटी स्कैन यूज करते हैं वो हम थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन प्लस स्लिपरिंग टेक्नोलॉजी एंड हेलिकल मोशन को मिला के जो हम यूज करते हैं वो हम आज के टाइम पे यूज करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।